Hi learners, welcome to the Knowledge Source. In this video, we will discuss and analyze the highlights of Union Budget 2021-22, which was presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman. So, without wasting any more time, let's begin. चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज ए बजट और इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ बजट 2021। अब पहले देखते हैं व्हाट इज अ बजट। बजट क्या है? Article 112 of the Constitution requires the government to present to Parliament a statement of estimated receipts and expenditure। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 ये कहता है कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रिसीट्स यानी कितनी उसकी आमदनी है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी उसकी कितना खर्चा, वो पार्लियामेंट को प्रेजेंट करना होता है, और वो भी हर फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, मतलब अगले साल के 31 मार्च तक। तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 to 31 March 2022। दिस इज मेंशन्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से मेंशन किया गया है, जिसको हम कॉमनली बजट के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं बजट 2021-22 के बारे में। 1 फरवरी 2021 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस बजट के बारे में बात की थी। ये बजट हमारे अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के बारे में है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए बजट का, जो अभी 1 अप्रैल से आने वाला है। इसे 6 पिलर्स में डिवाइड किया है। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, चौथा है री इन्वेगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, पांचवा है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और छठा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड। तो बजट में अनाउंस किया गया कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना विल बी लॉन्च्ड विथ एन आउटले ऑफ अबाउट 64,180 करोड़ रुपीस ओवर 6 ईयर्स। यानी कि इस योजना के तहत अगले 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्चा किए जाएंगे। इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर को डेवलप किया जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि विलेज लेवल पे जो हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं, उन्हें प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम कहा जाता है। सेकेंडरी यानी कि वो हेल्थ केयर जो सिटी लेवल के होते हैं, जैसे सिटी हॉस्पिटल। और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि वो हेल्थ केयर जो एडवांस्ड और हाई लेवल हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे एम्स। एक और बात रखी गई कि 35,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे कोविड-19 के वैक्सीन के लिए इस बजट 2021-22 में। Now moving on, government will merge the two schemes, supplementary nutrition program and the Poshan Abhiyan, and instead will launch the Mission Poshan 2.0। देखिए, इसमें हुआ ये था कि कुछ साल पहले सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया था, जिसे हम पोषण अभियान के नाम से जानते थे। इस मिशन में उन्हें ट्रीट किया जाता था जो सफ़र करते थे स्टनिंग यानी कि उम्र के हिसाब से कम हाइट, अंडर न्यूट्रिशन जो अब जानते ही हैं, फिर अनीमिया यानी कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की कमी, जो अभी यंग चिल्ड्रन, वुमेन और एडोलेसेंट गर्ल्स में मेनली पाया जाता है, और वो बच्चे जो लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं। इस मिशन के दौरान इन सब कैटेगरी के लोगों को 2%, 2%, 3% और 2% रेस्पेक्टिवली के हिसाब से ट्रीट किया गया था। एक और पुराना स्कीम जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के नाम से आया था, उसमें 6 महीने के नीचे के बच्चे जो माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते थे, उन्हें ट्रीट किया जाता था। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है।
जो है वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स। इसमें ये होगा कि जिस आदमी की गाड़ी पुरानी हो गई वह अपने से उस व्हीकल को स्क्रैप कर दे और एक नई व्हीकल को खरीद ले। उसमें ये कि फिटनेस टेस्ट हैव बीन proposed in automated vehicle fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles। यानी कि 20 और 15 साल में 20 साल पर्सनल व्हीकल के केस में और 15 साल कॉमर्शियल व्हीकल के केस में एक फिटनेस टेस्ट होगा और उस टेस्ट से ये फाइंड आउट किया जाएगा कि वो गाड़ी इस पॉलिसी के अंडर आता है या नहीं, ये पोल्यूशन क्रिएट करता है या नहीं। वैसे भी फ़ायदा ही होगा ना व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी से। पहला तो व्हीकल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ व्हीकल भी होगा। अब लोग पुराना गाड़ी छोड़ेंगे तो नया गाड़ी तो लेंगे ही, इसमें ऑटोमोबाइल का डिमांड भी बूस्ट हो जाएगा और जिससे जीडीपी का ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगा। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड वन विच सेज फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सेकेंड टॉपिक है। इसमें रोड्स एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। इसमें ये होगा कि एक स्कीम है भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट। इसमें ये होता है कि स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े नेशनल हाईवेज वगैरह बनाती है। ये जो स्कीम है ये टोटल 5.3 लाख करोड़ की है, जिसमें से ऑलरेडी 3.3 लाख करोड़ खर्च किया जा चुका है। और गवर्नमेंट ये कहती है कि बाय मार्च 2022 गवर्नमेंट वुड बी अवॉर्डिंग अनदर 8,500 किलोमीटर्स, यानी कि मार्च 2022 के अंदर और 8,500 किलोमीटर का हाईवे बन जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड ए नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030, यानी कि नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 एक प्लान है जो इंडियन रेलवेज ने बनाया है। उससे क्या होगा कि इट विल ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर आवर इंडस्ट्री। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वो होता है जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और उसे कम किया जा सकता है जब देश में प्रॉपर रेलवेज, रोडवेज, ब्रिजेस एंड मेनी अदर सोर्सेस अवेलेबल होंगे। उसमें ये भी कहा गया कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर WDFC एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर EDFC विल बी कमीशन्ड बाय जून 2022। अब ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या है, चलिए देखते हैं। इस मैप से हम क्लियरली समझ पाएंगे कि ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। देखिए यहाँ दो रूट है। फ्राइट कॉरिडोर का क्या मतलब है कि वो रूट जहाँ मालगाड़ी चलेगी, यानी कि गुड्स ट्रेन खाली जाएगी जिसमें। इसका मतलब है कि यहाँ दो रेलवे ट्रैक्स बिछाया जाएगा जहाँ सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं जाएगी। और जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वो आप देख सकते हैं लुधियाना से लेकर ढांकुनी तक जाएगी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर EDFC, इट स्टार्ट्स एट साहनेवाल लुधियाना इन पंजाब एंड एंड्स एट ढांकुनी इन वेस्ट बंगाल। सिमिलरली एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। The other arm is around 1,500 km WDFC from Dadri in Uttar Pradesh to Jawaharlal Nehru Port Trust in Mumbai, touching all major parts along the way। यहाँ देख सकते हैं JNPT पोर्ट मुंबई का एक पोर्ट है जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो शुरू होता है दादरी से। तो ये दो पटरी बिछा जाएंगे जो सिर्फ गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी के लिए होगा और ये जो है 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ए न्यू स्कीम विल बी लॉन्च्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹18,000 करोड़ टू सपोर्ट ऑगमेंटेशन ऑफ पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि जो अभी हाल ही में सरकारी बसेस चलती है उनके ऊपर और 18,000 करोड़ रुपए खर्चा किए जाएंगे। Two new technologies, that is Metrolite and Metro Neo, will be deployed to provide metro rail systems at much lesser cost with same experience, convenience and safety in Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities। देखिए मेट्रोलाइट और मेट्रो न्यू एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे आप कह सकते हैं कि ये बस और मेट्रो के बीच की चीज़ है। देखिए इसे मेट्रो न्यू कहते हैं।
इसमें ये खासियत है कि इसके रबर टायर्स हैं। और दूसरी बात, इसे ट्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बोगी यानी एडिशनल कंपार्टमेंट्स भी हैं और ये इलेक्ट्रिक लाइन से चलता है, इसलिए ये ट्रेन और बस के बीच का चीज़ है। सिमिलरली एक मेट्रो लाइट भी है। आपने जैसे मूवीज़ में देखे होंगे फॉरेन लोकेशंस में कैसे ट्रैम्स चलते हैं, अब इंडिया में वही है मेट्रो लाइट। ये गाड़ी फंक्शन करती है बिल्कुल मेट्रो जैसा, पर ये पटरी पर नहीं चलती है, बल्कि रोड्स में इनके लिए लाइंस बनाई जाती है। अब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात करें तो पहला यह है कि उज्ज्वला स्कीम जो कुछ साल पहले आई थी, उसमें यह होता था कि बिलो पॉवर्टी लाइन के वोमेन जो है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। पहले ये टारगेट था कि 5 करोड़ वुमेन को दिया जाएगा, फिर टारगेट बढ़ा के 8 करोड़ किया गया और अब इस बजट में ये डिसाइड किया गया कि 1 करोड़ और लोगों को इस स्कीम के तहत बेनिफिट दिया जाएगा। ये स्कीम खाली वुमेन के लिए है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट विल ऐड 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन नेक्स्ट 3 years टू द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और तीसरी ये है कि एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट विल बी टेकन अप इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी एक गैस पाइपलाइन की प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में किया जाएगा। नाउ इंक्रीजिंग एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई इंडिया की कंपनी है, उसमें बाहर की कंपनी भी इन्वेस्ट कर सकती है और इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे शॉर्ट में हम एफडीआई कहते हैं। She also proposed to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI from 49% to 74%। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो पहले 49% तक का ही एफडीआई करना अलाउड था, यानी कि 100 करोड़ की कंपनी है तो उसमें 49% यानी कि 49 करोड़ तक का ही इन्वेस्ट किया जा सकता था, उसमें अब बढ़कर 74% हो गया है। डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रैटेजिक सेल। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई गवर्नमेंट की कंपनी उसका शेयर अगर सेल कर दे प्राइवेट कंपनी को, तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को पैसा आएगा। फॉर एग्जांपल, कोई गवर्नमेंट की कंपनी है जिसमें उसका 100% स्टेक है, बाद में 10% बेच दिया तो अब 90% हो गया गवर्नमेंट का और 10% हो गया प्राइवेट कंपनी का। इससे बेचकर गवर्नमेंट को पैसा आ गया। दूसरा है स्ट्रैटेजिक सेल। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना मोर देन 50% प्राइवेट कंपनी को बेच देगी। उससे क्या होगा कि प्राइवेट कंपनी को ओनरशिप आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का 100% स्टेक है और उसमें से गवर्नमेंट ने 60% प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, तो उसके पास रहा 40%। तो जो गवर्नमेंट कंपनी थी उसकी ओनरशिप अब प्राइवेट कंपनी को आ गई और इस कंपनी को अब वही चलाएगी, इसलिए इसका नाम है स्ट्रेटेजिक सेल। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड ए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नेमली बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एटसेट्रा का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड वुड बी कंप्लीटेड इन 2021-22। Other than IDBI Bank, government proposed to take up the privatization of 2 public sector banks and 1 general insurance company in the year 2021-22। ये सब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने मेंशन किया था अपने बजट की स्पीच में। In 2021-22, government would also bring the IPO of LIC, for which the requisite amendments will be made in this session itself। ये जो IPO है ये है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मीनिंग क्या है चलिए समझते हैं। ये जो LIC है ये एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और जब कोई कंपनी अपना शेयर पहली बार बेचती है तो उसे कहते हैं IPO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब अगर गवर्नमेंट अपना LIC के 100% शेयर से सिर्फ 5% भी बेचता है तो वो 5% IPO है। तो इस बजट में गवर्नमेंट ने LIC का भी शेयर्स बेचने के लिए बात की है। अब तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। इसमें पहले बात की गई है एग्रीकल्चर के बारे में। The MSP regime has undergone a sea change to assure price that it is at least 1.5 times of the cost of production। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है ना, देखिए, आप अगर एक फार्मर है और आप जाके गवर्नमेंट एजेंसी को अपना फूड ग्रेन जो है वो सेल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको जो मिनिमम प्राइस देगी वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज MSP।
इससे कम में कोई भी आपसे वो फूड ग्रेन्स नहीं खरीदेगा। और ये एमएसपी जो है टोटल 22 क्रॉप्स के लिए लागू होते हैं। और अब इस बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब आपको ग्रेन का 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस कॉस्ट मिलेगा। यानी कि अगर पहले अनाज के एक बोरी के लिए आपको 100 रुपये मिलते थे, तो अब आपको 150 रुपये मिलेंगे। एमएसपी के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर के दिए गए आई बटन से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक लिंक से देख सकते हैं। To provide adequate credit to our farmers, government has enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crore rupees in financial year 2021-22। यानी कि अब फार्मर्स को लोन मिलने की सुविधाएं भी बढ़ा दी जाएंगी। ओके, to boost value addition in agriculture and allied products and their exports, the scope of Operation Green Scheme that is presently applicable to tomatoes, onions, and potatoes will be enlarged to include 22 perishable products। पहले ये जानते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन होता क्या है। देखिए, एक मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का एक वेबसाइट है, जिसमें ये मेंशन किया है कि ऑपरेशन ग्रीन वाज अनाउंस्ड विथ एन आउटले ऑफ 500 करोड़ टू प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यानी कि टमाटो, ओनियन और पोटैटो के लिए ये ऑपरेशन ग्रीन चलाई गई थी। और अब इस बजट में ये अनाउंस किया गया है कि ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम अब सिर्फ इन 3 आइटम्स तक सीमित नहीं रहेगा। अब इस लिस्ट में 22 मोर पेरिसेबल गुड्स ऐड किए जाएंगे। पेरिसेबल गुड्स यानी वो आइटम्स जो विद द पास ऑफ टाइम खराब हो जाते हैं। नाउ, माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स। इसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम थ्रू व्हिच बेनिफिशियरीज कैन क्लेम देयर राशंस एनीवेयर इन द कंट्री। देखिए, हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक बंदा आसाम का है और वो दिल्ली में जॉब कर रहा है और ये गरीब है, तो उसे राशन कार्ड के मदद से पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सस्ते में चावल दाल मिल जाता है। पर अब जब वो बाहर काम करने दिल्ली जाएगा तो उसे राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका राशन कार्ड तो आसाम का है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया वन कार्ड वन नेशन सिस्टम, जिसके तहत चाहे वो इस कंट्री में जहीं कहीं भी हो, उसको उसके हिस्से का अधिकार जरूर मिलेगा। ये सिस्टम इसलिए लाया गया ताकि माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प मिले। और कहा गया है कि इस प्लान के अंडर इम्प्लीमेंटेशन बाय 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। यानी अभी तक 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये लागू हुआ है। और ये कहा गया है कि द रिमेनिंग 4 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल बी इंटीग्रेटेड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यानी कि बाकी के 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो भी बहुत जल्द ही इस लिस्ट में शामिल कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा कि इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इसीलिए सब मिला के 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज होते हैं। Government proposes to conclude a process that began 20 years ago, which is implementation of 4 labor codes। ये काफ़ी दिनों से डिस्कशन पे था। एक्चुअली हुआ क्या था कि कई लेबर लॉज जो कि तकरीबन 40 के ऊपर के थे, और उन सबको मिलाकर मर्ज करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लोबली, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स विल बी एक्सटेंड टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे आप जानते होंगे, पीएफ, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह जैसे कई और सिक्योरिटी फंड्स होते हैं जो सिर्फ फॉर्मल वर्कर्स को ही मिलता है। तो अब वो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यानी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को भी मिलेगा जब ये 4 लेबर कोड्स लागू हो जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन, reinvigorating human capital. The finance minister said that the national education policy announced recently has had good reception। इसका मतलब है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, उसे बहुत लोगों ने माना। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मोर देन 15,000 स्कूल्स विल बी क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथेंड टू इंक्लूड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 15,000 से ज़्यादा स्कूल्स को क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथन किया जाएगा और 100 और सैनिक स्कूल्स खोले जाएंगे एनजीओ और प्राइवेट स्कूल्स के मदद से। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कहा गया था कि लद्दाख में ले एक सिटी है, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, और ये बात भी बजट में अनाउंस किया गया था। नाउ
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर के लिए क्या किया गया कि गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट ऑफ एस्टेब्लिशिंग 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। जैसे सरकारी स्कूल्स होते हैं ना, जैसे केंद्रीय विद्यालय के नाम से आप सुने होंगे, जो शहरों में होता है। सिमिलरली शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या ट्राइबल एरियाज में एकलव्य मॉडल स्कूल होता है। तो इस बजट की स्पीच में ये मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट 750 यानी 750 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए का टारगेट किया है, विथ इंक्रीज ऑन यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच सच स्कूल फ्रॉम 20 करोड़ टू 38 करोड़ एंड फॉर हिली एंड डिफिकल्ट एरियाज टू 48 करोड़। यानी पहले हर एक स्कूल के लिए गवर्नमेंट 20 करोड़ तक का खर्चा करता था, पर अब इसके लिए थोड़े और पैसे बढ़ाकर 38 करोड़ तक का खर्चा करने का डिसाइड किया है, और साथ में हिली और डिफिकल्ट एरियाज में 48 करोड़ तक का खर्चा करने का डिसाइड किया है। नाउ इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें यह कि गवर्नमेंट विल अंडरटेक ए न्यू इनिशिएटिव नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। देखिए, इसके अंडर ये होगा कि दिस विल एनेबल द wealth of governance and policy related knowledge on the internet being available in major Indian languages। यानी कि जो गवर्नेंस या जो सरकारी कागज या डॉक्यूमेंट्स है वो अब हर मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL a PSU under the Department of Space will execute the PSLV CS-51 launch carrying the Amazonia satellite from Brazil along with a few smaller Indian satellites। देखिए, ये है क्या कि PSLV CS-51 जो है ये एक रॉकेट है, और अमेजोनिया जो है ये एक सैटेलाइट है जो कि ब्राज़ील ने बनाई हुई है। तो इसमें इंडिया का क्या काम है, चले देखते हैं। ये एक सैटेलाइट है, और ये जिस रॉकेट में लॉन्च होगा वो है PSLV CS-51, और ये किसने बनाया है ना, ब्राज़ील ने बनाया है। और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इसका लॉन्च साइट है SDSC SHAR, और इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 28 फरवरी 2021। तो SDSC SHAR का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। SDSC SHAR का मतलब है सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC, और श्रीहरिकोटा रेंज SHAR is a rocket launch center or spaceport which is operated by Indian Space Research Organization ISRO। It is located in श्रीहरिकोटा in आंध्र प्रदेश। देखिए, अमेजोनिया जो है एक सैटेलाइट है और वो ब्राज़ील का बनाया हुआ है, पर उसे लॉन्च करेगा इंडिया, यानी ब्राज़ील की मदद करेगा इंडिया। कहाँ से कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो आंध्र प्रदेश में है। देखिए, मैंने यहाँ मैप में भी मार्क कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, और इसीलिए इसे इस बजट में मेंशन किया गया है। इसके बाद है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो अनाउंस किया है वो ये है कि पहली बार जो है ना डिजिटल सेंसस होगा। अच्छा, जिनको पता नहीं है सेंसस क्या है, उसमें ये होता है कि फाइंड आउट किया जाता है कि इंडिया में कितना पॉपुलेशन है, कितना सेक्स रेशियो है, कितना लिटरेसी है, वही सब। ये जो गवर्नमेंट के लोग आते हैं ना घर में, घर घर जाके पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने लड़के हैं, कितने लड़कियाँ हैं, कितना एसेट है, कितना लोग पढ़ते हैं लिखते हैं एंड ऑल दैट, वही है सेंसस। तो अब क्या है ना कि पहली बार डिजिटल सेंसस होगा 2021 में, लेकिन कहीं कहीं से ये भी रिपोर्ट आ रहे हैं कि जो डिजिटल सेंसस है वो 2021 में ना होगा, 2022 में होगा, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड ऑल दैट। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं कि ये फिजिकल डेफिसिट है क्या। देखिए, हम फिजिकल डेफिसिट को शॉर्ट में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक आदमी के पास कुछ भी पैसा नहीं है और वो इस महीने 100 रुपये कमाता है और 120 रुपये खर्च कर देता है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है, कोई भी 100 रुपये कमा कर 120 रुपये कैसे खर्च कर सकता है? तो क्या है ना, वो अपने दोस्त से उधार लिया था। अब अगर हम इस केस में फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इस महीने का उसका फिजिकल डेफिसिट है 20 रुपये। समझ गए? चलिए, अब आप बताइए, अगर कोई 150 रुपये कमा कर और कुछ और पैसे अपने दोस्त से लेकर 300 रुपये खर्च करता है, तो वो अब अपने दोस्त को कितने रुपए देगा? 150 रुपया देगा। और वही है फिजिकल डेफिसिट। अब आप समझ गए होंगे कि आपका कर्जा को ही फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है, जो जितना कम हो उतना ही अच्छा है। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड फिजिकल डेफिसिट इन RFE 2020-21 is pegged at 9.5% of GDP,
इसका मतलब है कि 31 मार्च 2021 तक ये उम्मीद लगाई जाएगी कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट 9.5% है और अगले साल यानी 31 मार्च 2022 तक फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6.8% तक कम हो जाएगा। आइडियली ये कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3% होना चाहिए, क्योंकि इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जब आप कर्ज लेंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट को 3% रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि फर्दर गवर्नमेंट कमिटेड है कि 2025-26 से पहले फिस्कल डेफिसिट जो है उसे 4.5% से भी कम करने की कोशिश की जाएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पार्ट बी में मेंशन की गई है, और वो ये है कि द बजट सीक्स टू रिड्यूस कंप्लायंस ऑन सीनियर सिटीजन्स हु आर अबव 75 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव। यानी कि जो 75 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक बेनिफिट है, और वो ये है कि अगर वो सिर्फ पेंशन और इनकम इंटरेस्ट पर ही निर्भर है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा। इस वीडियो से अगर आपको एटलीस्ट एक भी नया पॉइंट सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही करंट अफेयर्स और लॉ सब्जेक्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस अपलोड होते ही पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप लर्निंग।